पहले एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। जो भी विद्यार्थी इस चैनल पर आए हैं वो पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। आज आपको बताया जाएगा जो राजस्थान है उसकी जो भौगोलिक स्थिति है या उसके स्थिति और विस्तार है। पिछली कक्षा में आप लोगों को बता दिया गया था कि जो राजस्थान की जो स्ट्रक्चर है वो उसकी जो अक्षांश स्थिति वो कहाँ से प्रारंभ होती है और कहाँ तक है, यानी कि ये 23 डिग्री 3 मिनट से प्रारंभ होती है। राजस्थान के जो उत्तरी अक्षांश है, उत्तरी राजस्थान की स्थिति है 23 डिग्री 3 मिनट से प्रारंभ होती है और 30 डिग्री 12 मिनट 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक इसकी जो अक्षांश स्थिति है वो देखने को मिलती है। फिर बाद में बात करते हैं उसकी जो उसकी देशांतरीय स्थिति है उसके बारे में भी आप लोगों से जिक्र किया गया था। इसके जब बाद में है इसका जो केंद्रीय मध्यम पॉइंट है वो है लामपोलाई है, उसके बारे में भी आप लोगों को बताया गया था। इन अक्षांश और देशांतरों के रेखाएं हैं, इनके अंतर है कितने डिग्रियों का अंतराल है, पूरे राजस्थान में से कितनी डिग्रियां अक्षांशीय रेखाएं हैं कितनी है पूरे राजस्थान में फैली हुई, और जो देशांतरीय रेखाएं है वो कितनी है फैली हुई। अब हम बात करते हैं एक जो राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है उसको हम डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे कि इस अक्षांशीय विस्तार है तो उसके साथ में राजस्थान के अंदर जो राजस्थान के अंदर ये तो पता है आप लोगों को कि 23 डिग्री 3 मिनट से प्रारंभ होती है और 30 डिग्री 12 मिनट तक इसकी जो अक्षांशीय स्थिति है वो देखने को मिलती है। तो इन अक्षांशों के अंदर जो मुख्य अक्षांश है जैसे 23 डिग्री पर है, 24 डिग्री पर है, 25 डिग्री पर है, 26 डिग्री पर है, 27 डिग्री है, 28 डिग्री है, 29 डिग्री है। तो इन अक्षांशों पर है जो प्रत्येक जिला का है जो मुख्यालय है वो कहाँ पर बनाया है वो स्थिति भी आप लोगों को बताई जाएगी। और देखो इधर एक बार ये राजस्थान का मैप आपको दिखाई दे रहा है। अब राजस्थान का जो मैप दिखाई दे रहा है इसका जो राजस्थान का जो विस्तार प्रारंभ होता है अक्षांशीय विस्तार और दक्षिणी भाग से प्रारंभ होता है 23 डिग्री 3 मिनट से प्रारंभ होता है। तो पहली अक्षांश होगी कौन सी 23 डिग्री 3 मिनट। फिर ये जो 23.5 डिग्री है 23.5 डिग्री जिसको हम कौन सी रेखा बोलते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा बोलते हैं कौन सी जिसको 23.5 डिग्री ये राजस्थान के 2 जिलों से होकर गुजरती है। कौन सा है, एक तो है डूंगरपुर है और दूसरा है बांसवाड़ा। इन दोनों जिलों से होकर गुजरती है और इन दोनों के अंदर से ये 26 किलोमीटर की दूरी तय करती है। 26 कितने किलोमीटर की दूरी तय करती है 26 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो ये कर्क रेखा की बात। अब बात होती है 23.5 डिग्री की बात हो गई। अब बात होती है 24 डिग्री की। ये 24 डिग्री जो अक्षांश उत्तरी अक्षांश रेखा है इसके ऊपर जो मुख्यालय स्थित है राजस्थान के, एक तो डूंगरपुर का जो मुख्यालय है वो स्थित है और एक प्रतापगढ़ का मुख्यालय है वो स्थित है कौन से 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर। फिर बाद में बात करते हैं 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश की। 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश की इसके ऊपर है एक तो सिरोही जो जिला है उसका मुख्यालय स्थित है, एक राजसमंद है उसका मुख्यालय स्थित है, एक चित्तौड़गढ़ है उसका भी मुख्यालय इसके ऊपर स्थित है, कोटा है उसका भी मुख्यालय यहाँ पर स्थित है कौन से 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर, और 12 है इसका भी मुख्यालय यहाँ पर स्थित है। तो कितने जिलों का मुख्यालय यहाँ पर स्थित है 1 2 3 4 5 जिलों का जो मुख्यालय है वो 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, यानी कि 5 जिलों का जो मुख्यालय है वो 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। और यह सर्वाधिक जिलों को संपर्क करने वाली रेखा है। इसके बाद में बात करते हैं 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश की। 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर जो एकमात्र जो जिसका मुख्यालय संपर्क करता है, मुख्यालय सबसे पास में है। 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश का जो
के ऊपर, तो जिस जो जिला है, जैसे सवाई माधोपुर है, सवाई माधोपुर का जो जिला मुख्यालय है वो सबसे पास में पड़ता है। तो कौन सी सवाई माधोपुर जो जिला है उसका जो मुख्यालय है वो कौन सी डिग्री, जो कौन सी अक्षांश रेखा के बिल्कुल समीप पड़ता है? 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश के समीप। अब फिर बाद में हम बात करते हैं 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसको 27.3 के नाम से भी जाना जाता है। इसको मध्य अक्षांश भी बोला जाता है। मध्य अक्षांश यानी कि ये राजस्थान के को दो भागों में विभाजित करती है, तो ये बीच के जो मध्य अक्षांश की हो गई। इसके जो मुख्यालय है इसी रेखा के संपर्क इसके समीप है। एक तो जयपुर मुख्यालय और एक दौसा मुख्यालय है। यह दोनों है 27 डिग्री 3 या 27 डिग्री 3 मिनट या 27 डिग्री, इन दोनों इनके पास में है। इन दोनों जो दो जिलों के जो मुख्यालय है वो देखने को मिलते हैं। फिर बाद में बात करते हैं 28 डिग्री। 28 डिग्री है उत्तरी अक्षांश रेखा। इसका जो मुख्यालय है इसमें है बीकानेर है और झुंझुनू है। वो दो मुख्यालय हैं, दो जिलों के दो मुख्यालय हैं वो मिलते हैं। और 29 डिग्री ऐसी अक्षांश रेखा है जिसके ऊपर कोई किसी भी जिले का मुख्यालय स्थित या जिसके समीप किसी भी जिले का मुख्यालय स्थित नहीं है। फिर बाद में बात करते हैं हम 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश की। तो 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश में है के ऊपर है श्री गंगानगर का जो मुख्यालय है। वहां पर श्री गंगानगर जो जिला है उसका जो मुख्यालय है वहां पर देखने को मिलता है। फिर बाद में हम बात करते हैं 30 डिग्री और 12 मिनट। 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, यह राजस्थान का जो अंतिम छोर बोला जाता है वो यहाँ पर स्थित है, तो श्री गंगानगर में। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब जो राजस्थान की स्थिति के बारे में बात करते हैं, जैसे अक्षांश स्थिति है 23 डिग्री 3 मिनट से और 30 डिग्री 12 मिनट, 30 डिग्री 12 मिनट। तो इनके बीच का अंतर कितना हो गया? 23 डिग्री और 3 मिनट से 12 डिग्री 30 डिग्री 12 मिनट तक इसका अक्षांश विस्तार है। तो इसका जो विस्तार हुआ है 7 डिग्री। तो 7 डिग्री आप लोगों को दिख रही है। एक तो 23 आ गई, 1 2 3 4 5 6 और 7 डिग्री आपको दिख रही है। फिर यह 12 मिनट और 3 मिनट, 12 मिनट में से 3 मिनट निकाल दिए तो कितने बचे? 9 मिनट। ये 9 मिनट ये अंतराल है। ये हो गया। अब बात करते हैं कि जो राजस्थान है, ये राजस्थान का भाग है, ये कर्क रेखा है। ये कर्क रेखा राजस्थान के है ना कौन कौन से जिलों से होकर गुजरती है? राजस्थान के जो प्रतापगढ़ है और ये डूंगरपुर है और बांसवाड़ा है, इन दोनों जिलों से होकर गुजरती है। इसके साथ में यहाँ पर देखने को मिलता है कि जो ये कर्क रेखा है ये भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? भारत के ये 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा है। भारत के भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसके बाद में हम देखते हैं कि जो अब जो अक्षांशीय स्थिति की बात करें हैं तो ये क्या होगा कि इसके अलावा तो हमारी जो पृथ्वी है उसके वो अलग अलग कटिबंधों में विभाजित है, क्योंकि अक्षांश है वो हमारे को कटिबंधों में जो कटिबंध है, जैसे उष्ण कटिबंध है, शीतोष्ण कटिबंध है और शीत कटिबंध है। फिर इस प्रकार से है ना कटिबंधों में विभाजित करती है पूरी पृथ्वी को अक्षांश रेखा है। तो यह हमारा जो राजस्थान है कौन से कटिबंध के अंतर्गत आता है?
या शीत कटिबंध के अंतर्गत आता है, शीतोष्ण कटिबंध के अंतर्गत आता है, या उष्ण कटिबंध के अंतर्गत आता है। एक बार ये उतार लो, फिर आपको डायग्राम के द्वारा बताया जाएगा। इसके बाद में हम देखते हैं तो हमारा जो राजस्थान है वो कर्क रेखा पर स्थित है। तो कर्क रेखा के बारे में हम एक बार कर्क रेखा के बारे में देखते हैं। जैसे ये जो 0 डिग्री से 0 डिग्री में लाने वाली जो रेखा है, इसको वो मध्य रेखा भी बोला जाता है, वो मध्य रेखा। इसके बाद में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, ये उत्तरी अक्षांश है, ये दो गोलार्धों में विभाजित होती है पूरी पट्टी। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, वो कर्क रेखा होती है। फिर बात है 67 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, और फिर बात है 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। इसी प्रकार है 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश, 66.5 डिग्री ये भी दक्षिण अक्षांश है, और 90 डिग्री जो है दक्षिणी ध्रुव या उत्तरी ध्रुव हो जाएगा, यह उत्तरी ध्रुव और यह दक्षिणी ध्रुव। यह दक्षिणी ध्रुव हो गया। अब जो ये कर्क रेखा है, ये पूरे विश्व में है, कौन कौन से जो देश है वहां से गुजरती है। कर्क रेखा की बात हो रही है तो कर्क रेखा है पूरे विश्व में है। पाकिस्तान का कुछ एक भाग आता है, मेक्सिको का उत्तरी भाग आता है, क्यूबा आता है, वेस्ट इंडीज आता है, मिस्र आता है, लीबिया आता है, सऊदी अरब आता है, और नेपाल आता है। इसके साथ में है भारत भी आता है। तो इन देशों से होकर ये गुजरती है। पाकिस्तान का कुछ एक भाग आता है, मेक्सिको का उत्तरी भाग आता है, क्यूबा आता है, वेस्ट इंडीज आता है, मिस्र आता है, लीबिया, सऊदी अरब, नेपाल और भारत। इन देशों से होकर यह कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा इन देशों से होकर गुजरती है। फिर बाद में जो बात करते हैं कि ये कर्क रेखा है भारत के कौन कौन से जो कर्क रेखा है भारत के कौन कौन से जो राज्य है उनसे गुजरती है। तो भारत के जो गुजरने वाले राज्य जिसमें है 8 राज्यों से गुजरती है, जिसमें गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, त्रिपुरा है, पश्चिम बंगाल और मिजोरम है। इस प्रकार से इन 8 राज्यों से होकर ये कर्क रेखा भारत में से गुजरती है। अब बात करते हैं कि राजस्थान में डूंगरपुर और बांसवाड़ा, दो जिलों से होकर गुजरती है और 26 किलोमीटर दूरी तय करती है। कितने जिलों से? इन 2 जिलों से होकर तो ये गुजरती है और 26 किलोमीटर दूरी तय करती है। यहाँ तक बात हो गई संबंध। अब बात होती है कि जो ये है ये कौन कौन से कटिबंधों में है स्थित है। तो हम बात करते हैं कटिबंधों की। कटिबंधों में है ये जो वाला जो भाग है 0 डिग्री के ऊपर वाला और जो 0 डिग्री के यहाँ पर हो जाएगा उष्ण कटिबंध। एक बार इसको मिटाया जाता है और मिटा के यहाँ ये इक्वेटर भी बोलते हैं या भूमध्य रेखा हो जाएगा उष्ण कटिबंध। फिर बाद में ये भी उष्ण कटिबंध है। ये शीतोष्ण और ये जो 66 डिग्री के बाद में वाला जो है वो शीत कटिबंध होता है। ये ऐसी स्थिति यहाँ पर भी देखने को मिलती है। यह हो जाएगा शीतोष्ण और यह शीत कटिबंध। इस प्रकार से है। अब यहाँ पर है इस क्षेत्र विशेष में है राजस्थान 23.5 डिग्री के उत्तरी अक्षांश है, उसमें 23.5 डिग्री पर है।
तो अब जब राजस्थान की स्थिति कहाँ पर, यहाँ पर देखने को मिलती है, यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो एक बार हम, यह राजस्थान की स्थिति हो गई। अब भारत में से होकर कर्क रेखा है, ये कर्क रेखा है। ये कर्क रेखा इस क्षेत्र से होकर गुजरती है, ऐसे गुजरती है। तो राजस्थान का यह वाला भाग आ गया, यह वाला भाग आ गया राजस्थान, और यह वाला भाग आ गया गुजरात। यहाँ पर यह वाला जो कटिबंध बनता है, यहाँ कर्क रेखा है, कर्क रेखा के ऊपर वाला भाग है, ऊपर वाले भाग में कौन शीतोषित भाग है, वो आएगा शीतोष्ण कटिबंध। कर्क रेखा के ऊपर वाला भाग है, वो आता है शीतोष्ण कटिबंध, और ये आता है उष्ण कटिबंध। तो दक्षिण वाला भाग है, क्योंकि ये 23 डिग्री से नीचे वाला भाग है। यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि जो दक्षिणी भारत के लोग हैं वो रंग के काले क्यों दिखाई देते। बहुत सारे लोग हैं वहाँ, तो वहाँ के यहाँ का क्लाइमेट में है बहुत ज्यादा तापमान देखने को मिलता है, बहुत ज्यादा तापमान देखने को मिलता है। इसकी वजह से यहाँ के लोग काले हैं, जबकि उत्तरी भारत के लोग हैं ज्यादा आपको रंग में है वो थोड़े कम काले देखने को मिलते हैं। तो वो उस जो जलवायु का इफेक्ट है कि जो वो कर्क रेखा के ऊपर वाला भाग है वो शीतोष्ण कटिबंध के अंतर्गत आता है, तो वहां पर तापमान कम देखने को मिलता है। इस क्षेत्र में है क्योंकि यहाँ पर, यहाँ से इस श्रीलंका के जस्ट नीचे से, यहाँ से मकर रेखा, यह कौन सी भूमध्य रेखा गुजरती है, और 0 डिग्री पर। तो सूर्य है वो सबसे ज्यादा कहाँ पर चमकेगा, सूर्य सबसे ज्यादा यहाँ पर सूर्य सबसे ज्यादा चमकेगा, और यहाँ इस क्षेत्र में क्या होगा, इस क्षेत्र में सूर्य का प्रकाश क्या होगा, कम देखने को मिलेगा, कम होगा। यहाँ पर क्या होगा, ज्यादा, और यहाँ पर क्या होगा, कम। इसकी वजह से ये कटिबंध देखने को मिलता है। ये शीतोष्ण, हम कौन से, पूरा भारत है 2 कटिबंधों में विभाजित है, एक तो उष्ण कटिबंध है और दूसरा है शीतोष्ण कटिबंध। तो इसी कर्क रेखा यह निर्धारित करता है, कर्क रेखा भारत को 2 भागों में विभाजित करती है, उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत। दक्षिणी भारत है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, जबकि उत्तरी भारत है वो शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु के अंतर्गत आता है। तो ये पूरा वर्ल्ड है, यह अलग अलग कटिबंधों में है। तो कटिबंधों की संख्या कितनी हो गई, 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई, 5 हो गई और 6। और इस प्रकार से ये कटिबंध बनते हैं। इसके अलावा राजस्थान का समझ में आ गया कि उष्ण कटिबंधीय ये वाला क्षेत्र है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, और ये वाला तो उत्तरी भाग है शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, और दक्षिणी भाग है कौन सा, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। एक बार ये बता लो। इसी के साथ में हम ये भी देखते हैं कि ये राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है वहां पर तापमान ज्यादा होने के कारण, और जो पूर्वी भाग है वहां पर तापमान कम देखने को मिलता है। पूर्वी भाग में तापमान कम और पश्चिमी भाग में तापमान ज्यादा। तो इन दोनों वजह से राजस्थान का जो संपूर्ण राजस्थान में जो जलवायु पाई जाती है वो उपोष्ण पाई जाती है। कौन सी जलवायु पाई जाती है, उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु देखने को मिलती है। यानी कि
पश्चिमी भाग में तो तापमान कम ज्यादा पाया जाता है, और पूर्वी भाग में है तापमान कम पाया जाता है। इसके कारण है यहाँ पर बहुत ज्यादा तापमान भी होता है और बहुत कम भी तापमान देखने को मिलते हैं। जैसे माउंट आबू है, उस क्षेत्र में बहुत ज्यादा कम तापमान देखने को मिलते हैं। पूर्वी राजस्थान है, वहां पर कम तापमान देखने को मिलते हैं। जबकि पश्चिमी राजस्थान है, वो तो पूरा मरुस्थलीय क्षेत्र है, तो वहां पर ज्यादा तापमान देखने को मिलता है। तो इसके कारण जो यहाँ पूरे राजस्थान के है, संपूर्ण राजस्थान की जो जलवायु डिफाइन की जाती है, तो उसको कौन कौन सी जलवायु के नाम से जाना जाएगा? उसको राजस्थान की जो जलवायु है, राजस्थान की जलवायु वो कौन सी हो गई? उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु हो गई। इसमें शीत भी है और उष्ण भी है, यानी कि शीत और उष्ण दोनों मिलती है तो उपोष्ण हो जाती है। इसके कारण है ना, इसमें दोनों का समावेश है, शीत का भी समावेश है और उष्ण का भी समावेश है। तो इन दोनों की वजह से है यह इस जलवायु का निर्माण होता है। अब आप लोग उतारो इसको। राजस्थान की स्थिति और विस्तार में हम देखते हैं जो सूर्य की किरणों का तिरछापन, कि जो सूर्य की किरणें हैं वो उनका जो तिरछापन है वो किस प्रकार से देखने को मिलता है। उससे राजस्थान से पहले हम देखते हैं भारत में। तो भारत के बीचों बीच से गुजरने वाली कौन सी रेखा है? कर्क रेखा है। यह रेखा बीचों बीच से गुजरती है, और यहाँ का ये कर्क रेखा गुजरती है। तो ये वाला जो पॉइंट है, जो बांसवाड़ा है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा वाला जो क्षेत्र है, तो वहां पर क्या होगी? जो सूर्य की किरणें होगी, जब सूर्य की किरणें सूर्य कर्क रेखा पर आता है, कर्क रेखा पर सूर्य कब आएगा? कर्क रेखा पर आएगा सूर्य 21 जून को। सीधा है 21 जून को सूर्य की किरणें है, कर्क सूर्य सीधा चमकेगा कब? 21 जून को कर्क रेखा के ऊपर। तो वहां पर सबसे ज्यादा है, जो 21 जून को है, सबसे ज्यादा तापमान देखने को मिलता है। और इसी के साथ में जो बांसवाड़ा क्षेत्र है, वहां पर सूर्य की जो किरणें हैं वो सबसे ज्यादा तेज और सीधी देखने को मिलती है। यानी कि सूर्य की किरणों के बारे में हम पता दूसरी तरीके से भी लगा सकते हैं कि जब सूर्य की किरणें, सूर्य अगर हमारे सिर पर है और उसकी जो प्रतिछाया है, हमारी जो छाया है वो ज्यादा दूर तक नहीं फैल रही है, तो यानी कि हमारे जो छाया है, हमारी जो छाया है, आपने देखा होगा सुबह के समय हमारी जो छाया है, हम सूर्य के सामने खड़े होते हैं तो हमारी जो छाया बनती है, तो छाया बहुत लंबी बनती है। जैसे जैसे सूर्य है ऊपर की ओर और होता है, तो हमारी जो छाया बनने वाली स्थिति है वो धीरे धीरे से पहले दूर होती है, फिर बाद में धीरे धीरे से कुड़ के और पास आ जाती है। कई बार देखो बिल्कुल दोपहर का समय हो, जून का महीना हो और आप लोग चल रहे हो, कभी आप लोग है ना जस्ट इमेजिन करना, या आप लोग रियल लाइफ में भी आप देख सकते हो, क्योंकि कुछ महीनों बाद में जून प्रारंभ में होगा, मार्च चल ही रहा है, अप्रैल और मई 2 महीने के बाद में जून चालू होगा। तो तब देखना कि जब सूर्य हमारे सिर पर होगा, तो हमारी जो छाया बनेगी वो बिल्कुल छोटी सी बनेगी। लेकिन अगर वो ही सूर्य अगर सुबह और शाम का समय देखते हैं और हमारी छाया बहुत दूर तक होती है, ऐसे पेड़ पौधों में देखने को मिलता है। सुबह के समय है, पेड़ पौधों की जो छाया है वो बहुत लंबी दूरी तक होती है, लेकिन जैसे 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 सूर्य ऊपर की ओर आता है तो छाया है पास सिकुड़ के, और जितनी दूर तक वो पेड़ फैला हुआ है, उसकी पेड़ की टहनियां फैली हुई, उतनी दूर तक छाया सीमित हो जाती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो सूर्य अगर सिर पर आएगा तो छाया उसकी किरणें सीधी पड़ेगी तो उसकी जो प्रतिछाया है, व्यक्ति हो, वस्तु हो और पेड़ पौधे हो, चाहे कुछ भी हो, तो उसकी प्रतिछाया अगर सूर्य सिर पर रहेगा या सूर्य की किरणें तिरछी रहेगी या सीधी रहेगी तो छाया कम दूर में फैलेगी। अगर सूर्य की किरणें तिरछी रहेगी तो छाया बहुत ज्यादा दूर में फैलेगी, और वहां पर तिरछी रहेगी तो तापमान भी कम देखने को मिलता है। तो यहाँ पर बांसवाड़ा है, बांसवाड़ा में क्या है, सूर्य की किरणें 21 जून को सूर्य है किस पर, इस रेखा पर, कर्क रेखा पर 21 जून को सीधा चमकता है, 21 जून को सीधा चमकता है। तो ये बांसवाड़ा क्षेत्र यहाँ पर है। तो यहाँ पर सूर्य की किरणें क्या है,
सूर्य की किरणें क्या होगी, सीधी गिरेगी, सीधी गिरेगी। और यहाँ पर है श्री गंगानगर, यानी कि जो राजस्थान का अंतिम छोर। यहाँ पर सूर्य की जो किरणें का होगा क्या होगा, तिरछापन होगा। यहाँ पर सूर्य की किरणों का क्या होगा, तिरछापन होगा। तो एक बात समझ में आ गई होगी आपको कि कर्क रेखा पर सूर्य कब चमके, कब पूर्ण रूप से सीधा दिखाई देता है, 21 जून को दिखाई देता है। और बांसवाड़ा पर है सूर्य की किरणें सीधी देखने को मिलती है, और श्री गंगानगर में तिरछापन सूर्य की किरणों को देखने को मिलता है। इसी के बाद में हम देखते हैं कि 21 भूमध्य रेखा पर जो सूर्य है, भूमध्य रेखा पर जो सूर्य है वो एक तो 21 मार्च को है, सीधा चमकता है, और दूसरा 23 सितंबर को भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है। बाकी के जो है कर्क रेखा है और मकर रेखा है, इनके ऊपर चमकता है। तो आपसे सवाल यह है कि जो सूर्य है वो मकर रेखा पर सीधा कौन सी ऋतु में चमकता है, या सब सूर्य जो है सबसे ज्यादा जो मकर रेखा पर है उसकी सीधी किरणें कौन से महीने में पड़ती है। कमेंट बॉक्स में आप लिख के बताओगे मेरे को। या अब ये तो हो गई भारत की स्थिति कि जो 21 जून को है बांसवाड़ा में सीधी किरणें होगी, और श्री गंगानगर में है राजस्थान के अंदर श्री गंगानगर है, वहां पर सिर्फ सूर्य की किरणें तिरछी देखने को मिलती है। अगर यहाँ पर सूर्य की किरणें तिरछी है तो और भी ज्यादा तिरछी यहाँ पर देखने को मिलती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा सूर्य है मकर रेखा पर दिसंबर के महीने में चमकता है। दिसंबर का महीना आएगा तो दिसंबर पर सूर्य मकर रेखा में प्रवेश कर जाता है। तो मकर रेखा में प्रवेश करता है तो राजस्थान का जो दक्षिणी भाग है, दक्षिणी बिंदु है बांसवाड़ा, वहां पर सूर्य की किरणें पहले तिरछी होगी, और उसके बाद में देखने को मिलता है श्री गंगानगर में, तो वहां पर सबसे कम प्रकाश देखने को मिलता है। अब यहाँ पर आ जाओ, यह है राजस्थान, क्या है, राजस्थान का मैप है। तो यहाँ पर जो सूर्य की किरणें हैं ये बांसवाड़ा है, बांसवाड़ा, यहाँ पर सूर्य की किरणें देखने को मिलेगी। यहाँ पर सूर्य की किरणें क्या होगी, जब 21 जून को यहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी सीधी दिखा देगी और सीधी गिरेगी, और यहाँ पर जो गंगानगर है श्री गंगानगर, श्री गंगानगर में सूर्य की किरणें तिरछी देखने को मिलेगी। तो यहाँ से अगर यहाँ पर होगा तो यह सूर्य की किरणें यहाँ इस क्षेत्र से जाती है, तो क्या होगा, सूर्य की किरणें तिरछी देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से अब बात आती है कि जो ये सूर्य की किरणें होते हैं, ये सूर्य की किरणें यहाँ पर सीधी गिरेगी, यहाँ पर तिरछी गिरेगी, तो आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद में हम देखते हैं कि जो सूर्य है वो सबसे पहले उदय कौन से कहाँ पर होता है, और सबसे पहले अस्त कहाँ पर होता है। तो ये सूर्य है सबसे पहले जो ये वाला जो क्षेत्र है, और ये वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर सूर्य उदय होता है। सूर्योदय और सूर्यास्त, सूर्यास्त होता है।
क्योंकि जो हमारी जो पृथ्वी है, आपने देखा होगा वो जो ग्लोब है वो पृथ्वी है पूर्व से पश्चिम की ओर, यानी कि जैसे जैसे ये घूमती जाएगी, यानी कि पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर घूमेगी। पहले पूर्व आएगा फिर बाद में पश्चिम आएगा। तो पूर्व से पश्चिमी दिशा की ओर पृथ्वी है घूर्णन कर रही है। तो सबसे पहले सूर्य कहाँ पर दिखाई देगा? यहाँ पर। यह कौन सा जिला है? राजखेड़ा और धौलपुर। यहाँ पर देखने को मिलते हैं। धौलपुर में सबसे पहले देखने को मिलते हैं। उसके बाद में है जैसलमेर। जैसलमेर में है यहाँ पर पहले सबसे पहले सूर्य उदय यहाँ पर होगा और सबसे बाद में अस्त यहाँ पर होगा। तो क्या कहाँ पर होगा? सबसे पहले धौलपुर में होगा और फिर बाद में सबसे लास्ट में जैसलमेर में होगा। इसी प्रकार आपने देखा होगा तो सबसे पहले तो सूर्य यहाँ पर दिखाई देता है, तो सबसे बाद में भी यहाँ पर भी दिखाई, जैसलमेर सबसे पहले अगर धौलपुर में दिखाई देता है सूर्य तो सबसे लास्ट में भी है जैसलमेर में भी दिखाई देगा। लेकिन अगर सूर्य अस्त होता है तो सबसे पहले कहाँ पर होगा? तो सबसे पहले यहाँ पर अस्त होगा और यहाँ पर लेट बाद में होगा, क्योंकि इतनी दूरी ये वाला जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र और इस क्षेत्र में तो बहुत ज्यादा दूरी का अंतराल होगा। तो ये यहाँ धौलपुर में जब सूर्य अस्त होगा, धौलपुर में सूर्य अस्त होगा तो यहाँ पर सूर्य अस्त नहीं होगा। जब यहाँ पर वो अस्त होगा तो यहाँ पर पूर्ण रूप से अंधेरा हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति देखने को मिलती है। और इसी के साथ में हम देखते हैं कि जो सूर्य सबसे पहले उदय धौलपुर में होगा तो अस्त कहाँ होगा? सबसे पहले जैसलमेर में होगा। अगर सूर्य अस्त धौलपुर में हो रहा है तो उससे पहले उसके बाद में सबसे इस बाद में कहाँ होगा? जैसलमेर में होगा। कि उदय भी पहले होगा, उदय भी पहले और अस्त भी पहले होगा। तो यहाँ पर सूर्य उदय भी बाद में होता है और अस्त भी बाद में। उदय बाद में और अस्त भी क्या होगा? बाद में होता है। तो ये वाली स्थिति देखने को मिलती है। अब बात करते हैं कि जो ये वाली स्थिति है, ये पर्टिकुलर यहाँ पर और यहाँ पर दोनों का एक ही टाइम पीरियड है, वो एक ही टाइम है क्या? अगर हम बात करते हैं टाइम की तो यहाँ पर सूर्यास्त का अलग टाइम होगा और यहाँ पर सूर्यास्त का अलग टाइम होगा। दोनों का टाइम अलग अलग होता है। लेकिन हमारी जो एक मानक भारत की एक मानक अक्षांश रेखा है, भारत की मानक अक्षांश रेखा कौन सी है? भारत की एक मानक अक्षांश रेखा है जो इस क्षेत्र से, जिसको 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर माना जाता है। भारत की जो मानक अक्षांश रेखा है वो कौन सी है? वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है। तो यहाँ जो इस क्षेत्र से बिलोंग करती है। तो यह पर्टिकुलर पूरे भारत में के बीच से होकर उत्तर से दक्षिण की ओर गुजरती है। तो इस रेखा को एक मानक अक्षांश रेखा माना जाता है। मानक देशांतर रेखा जो समय का निर्धारण करने के लिए 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को मानक देशांतर रेखा माना जाता है। और यही रेखा है
तो हमारे तो जो टाइम पीरियड है उसका निर्धारण करती है। आपने देखा होगा कि जो राजस्थान है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में स्थित है। इसको हमें 47/2 उत्तरी अक्षांश भी लिख सकते हैं। उत्तरी अक्षांश भी लिख सकते हैं। ये कैसे हुआ? 23 दूना कितने होते हैं? 46, 46 और 1 47, 47/2। तो इस प्रकार से हम इसको इस नाम से भी जान सकते हैं। एक बार ये उतार लो, फिर आप लोगों से मैं 2-3 क्वेश्चन करूंगा। इसी प्रकार हम देखते हैं कि एक हम आपके लिए क्वेश्चन है कि राजस्थान के दक्षिणी भाग से एक कर्क रेखा गुजरती है, इनमें से कौन सा सही है? 82.5 डिग्री दक्षिण साउथ, या बी है 0 डिग्री 47/2 एन, या 23 डिग्री 3 मिनट 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी। कौन सी है कर्क रेखा? आपका उत्तर बताओ। इसके अंदर जो आंसर आता है वो आता है 47/2 बराबर 23/1/2 डिग्री, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं 23 डिग्री 30 मिनट। ये कौन कौन से राज्यों से कौन कौन से जिलों से होकर गुजरती है? डूंगरपुर व बांसवाड़ा। इन दोनों से होकर गुजरती है। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन है 25 डिग्री देशांतर 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश कौन से जिले से होकर गुजरती है? जिसमें ए है जालोर, दूसरा नागौर, तीसरा पहला जालोर नागौर जैसलमेर और डूंगरपुर। कौन से जिले से होकर गुजरती है? आपका आंसर कौन होना चाहिए? क्या है? 25 डिग्री। मैंने आपको लोगों को मैप में बताया था ये कहाँ से होकर गुजरती है। जी, ये जालौर से होकर गुजरती है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पर 24 डिग्री है 24 डिग्री 26 डिग्री और 28 डिग्री। कौन कौन से जिलों से होकर गुजरती है?
इसमें A B C और D। बीकानेर, नागौर, डूंगरपुर, बीकानेर, जैसलमेर, नागौर, राजसमंद, अलवर, जयपुर, सीकर, डूंगरपुर, पाली, सिरोही। कौन से जिले से होकर गुजरती है? इनमें से कोई नहीं। तो ये तो गुजरती है कहाँ से? डूंगरपुर से। ये तो और ये गुजरती है सवाई माधोपुर और ये बीकानेर। तो इनमें से आंसर कौन सा होगा? इनमें से कोई नहीं। तो ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो भी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं वो चैनल को लाइक करें और शेयर करें, इसी के साथ सब्सक्राइब भी कर दें। और आपको समय समय पर इससे संबंधित PDF भी है उपलब्ध करवा दी जाएगी। थैंक यू, धन्यवाद।